सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हमने कुंवर नारायण की पहली कविता के बहाने पढ़ा। उसके पश्चात अब दूसरी कविता पर आते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये एक ऐसी कविता है जो ये समझाती है, जो ये बताती है कि हमें अपनी बात दूसरे के सामने रखने के लिए बहुत सरल और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से जिस तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दें। कोई भी बात जब कही जाती है लिखकर या बोलकर, तो उस बात का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम अपने विचारों को या उस संदेश को जो हम देना चाहते हैं वो जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे। अब ऐसा करने के लिए हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं और शब्द आप देखते हैं, भाषा का सागर अथाह है। एक एक शब्द के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द देखने में एक जैसे होते हैं पर उनके भी कहीं कहीं अर्थों में कुछ कुछ भिन्नता होती है। जैसे सूर्य सामान्य है, सूर्य का ही एक पर्यायवाची अरुण है, लेकिन हम शाम के समय को या दोपहर में जो मध्याह्न में सूर्य हम देख रहे हैं उसको हम अरुण नहीं कह सकते हैं। अरुण जो प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है उसी को अरुण कहा जाता है। इस प्रकार से तो कवि कहना ये चाहते हैं कि जो हमारा कथ्य है, जो हम कहना चाहते हैं, उसके द्वंद्व में वो कथन और कथन के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से वो कथन आगे तक पहुंचाया जा रहा है, इसके द्वंद्व का इस तरह का अर्थ होना चाहिए कि शब्द सही उपयोग में आए और सरल भाषा के माध्यम से प्रभावपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को अपने श्रोताओं तक या जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सके। कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर मतलब कि बात तो सीधी थी, लेकिन हुआ ऐसा कि हमने उसे क्या कर दिया, उलझा दिया। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी थी, बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में मैं उस बात को रख सकता था, लेकिन क्या हुआ कि भाषा में कुछ ऐसा चमत्कार लाने के लिए, अपने श्रोताओं को अपनी भाषा से प्रभावित करने के लिए कुछ इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग अपनी भाषा में करना चाहा कि लोग मेरी विद्वत्ता को जाने, लोगों को ये समझ में आए कि मेरे पास जो भाषा का भंडार, मेरे पास जो शब्द भंडार मेरे मन मस्तिष्क में है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे शब्द मैंने उन बातों में को अपने श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लिए कि भाषा के चक्कर में वो बात टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी, कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द ऐसे काम में लिए कि बात उलझ गई, टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में, उस बात को पाने की कोशिश में अर्थात उस बात को पुनः जो अब उलझ रही थी उसे वापस प्राप्त करने की कोशिश में, उसे फिर से दर्शकों तक या श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब जो बात उलझ गई उसे समझाने के लिए फिर और नए नए शब्दों का उपयोग किया गया। उल्टा पलटा मतलब कुछ और शब्द जोड़े गए। उसे एक ही बात को कहने के लिए दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण और 4-5 नए शब्दों का उपयोग किया। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, ये सारी बातें हैं कि ऐसा कि मतलब कुछ बहुत सारी, एक सामान्य सी बात को समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का जाल उसके चारों तरफ बना दिया गया कि या तो कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कोशिश ऐसे की कि या तो बात बन जाए, या तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो सामने वाले तक पहुंच जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या ऐसा हो
कि मैं जिस भाषा को प्रभावपूर्ण और चमत्कारपूर्ण करने के चक्कर में जो मैं फंस गया हूं, मैं उससे बाहर आ जाऊं और सीधी सपाट भाषा में अपनी बात रखूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं ये प्रयास करने लगा तो बात और भी पेचीदा होती चली गई, बात और भी मुश्किल होती चली गई। ऐसा हो गया कि जैसे कोई हिरण एक बार जाल में फंस जाए और वो उस जाल से निकलने के लिए जैसे जैसे पैर मारता है, जैसे जैसे उससे निकल करके बाहर जाना चाहता है, वो उस जाल में और फंसता चला जाता है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मैं अपने द्वारा फेंके गए भाषा के जाल में स्वयं ही फंस गया और जब उससे निकलने की कोशिश करने लगा तो वो भाषा और भी अधिक मुश्किल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब कहते मुश्किल क्या आई है, इस बात को मुझे धैर्य से समझना चाहिए था और अपनी बात को एक नए सिरे से शुरू करके सरल शब्दों में अपने श्रोताओं तक पहुंचा देना चाहिए था। लेकिन मैंने धैर्य का परिचय नहीं दिया, मैं समझा नहीं। मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब आपको बताऊं कि भाषा को समझाने के लिए कि भाषा किस प्रकार की कसावट युक्त होनी चाहिए, इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। यहां पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है पेच का। स्क्रू, आप देखते हैं जब स्क्रू को कसने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए एक खांचा होता है, जो खांचा एक स्क्रू के साइज का बना होता है। यदि स्क्रू मोटा है और खांचा पतला है तो आप उसमें स्क्रू नहीं कस सकते। यदि खांचा बड़ा है और स्क्रू छोटा है तो उसमें भी आप स्क्रू को टाइट नहीं कर सकते। स्क्रू बहुत अच्छी तरीके से वहीं टाइट होगा जो खांचा जिस पेच के लिए बना है। ऐसे ही शब्द भी जिस अर्थ के लिए बना है वहीं पर वो सटीक रूप से बैठ सकता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं पेच को खोलने के बजाय, कहना ये चाह रहे हैं कि यदि वो पेच उस खांचे में सही ढंग से कसा नहीं जा रहा था तो मुझे उस पेच को खोल लेना चाहिए था, अर्थात कोई दूसरे शब्द का उपयोग करना चाहिए था। लेकिन कह रहे मैं तो खोलने के बजाय बेतरह उसको कसता जा रहा था कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से मैं अपनी बात को पूरा कर पाऊं, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहते मैं किस लिए कसता जा रहा था कि जिनके सामने मैं ये कर्तव्य दिखा रहा था, नए नए शब्दों का उपयोग करने का कर्तव्य दिखा रहा था, तो सामने जो तमाशबीन बैठे थे वो शाबाशियां दे रहे थे, वो वाह वाह कर रहे थे और उनकी वाह वाह और शाबाशियों के जाल में फंस करके मैंने बात को सुधारने के बजाय और बिगाड़ना शुरू कर दिया। मेरी बात ऐसे ही होती चली गई जैसे बिना खांचे के पेच को ऐसे खांचे में कसने का प्रयास कर रहा हूं जो उसके लिए बना ही नहीं था, और उसको खोलने के बजाय मैं बेतरतीब बेतरह होकर के बेहताशा उस पेच को कसने की कोशिश में ही लगा रहा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहते अब वही हो गया जिसका मुझे डर था। क्या डर था? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न बनता है कि जब मैं जोर जबरदस्ती करता गया, जैसे पेच जब नहीं कसा जा रहा था तो खोलना चाहिए था, लेकिन मैं ताकत लगा लगा करके उस पेच को कसता गया तो उसमें जो चूड़ियां बनी होती हैं वो चूड़ियां मर जाती हैं और फिर वो पेच कसने लायक नहीं रहता। ऐसे ही जब मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करता गया तो बात की चूड़ी मर गई, बात का प्रभाव खत्म हो गया। जिस तरीके से, जिस असर के साथ मुझे अपनी बात रखनी चाहिए थी वो असर खत्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब वो ऐसे ही घूमने लगी। मैं अनावश्यक रूप से
शब्दों का उपयोग किए जा रहा था, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक, उन तमाशबीनों तक नहीं पहुंचा पा रहा था जो तालियां बजा बजा करके मुझे शाबाशियां दे रहे थे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कहते मुझे समझ में आ गया था कि मैं फंस चुका हूं, मैं भाषा के अपने फैलाए हुए जाल में पूरी तरह उलझ गया हूं। फिर पेंच का उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे पेंच जब कसने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा था तो मुझे अंतिम हथियार ये लगा कि इस पेंच को कील की तरह ठोक देना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेंच अगर सही तरीके से कसा जाता तो उसकी कसावट में और कील की तरह ठोकने की कसावट में कितना फर्क होता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहना ये चाहते हैं इस बात के माध्यम से कि जैसे तैसे हुआ मैंने अपनी बात को पूरा कर दिया, लेकिन उस बात में वो बात नहीं थी। कह रहे हैं ऊपर से ठीक ठाक, कहने को तो मैंने बात पूरी कर दी, कहने को तो मैंने अपनी बात समाप्त करके अपनी तरफ से जो बात कहनी थी वो मैं कहकर संपन्न कर चुका था। ऊपर से तो ठीक ठाक था, यानी कहने को बात पूरी हो गई थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, अंदर से यानी कि वो बात दर्शकों के मन पर जो असर डालनी चाहिए थी वो असर नहीं डाल पाई थी, वैसा असर नहीं कर पाई थी वो बात जैसा एक पेंच के कसाव में होता है। न ताकत थी उसमें बात ने। अब देखिए शुरुआत कवि ने की थी बात को अपने शब्दों के जाल में उलझाने की। बात तो सीधी सी थी, पर भाषा के चक्कर में उसने उसको टेढ़ा बनाया था। करे बात ने, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, 4 लाइनें अंतिम, ध्यान रखिएगा। जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कहते पहले मैं बात से खेल रहा था, अब बात मेरा आनंद ले रही थी। बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर मैं बात में ऐसा उलझ गया था कि माथे पर पसीना आ गया था, कि मुझे पसीना पोंछते देखकर वो बात ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कहते उसने, बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने ऐसा नहीं सीखा कि बहुत सरल और सही जगह सटीक रूप में उपयुक्त होने वाले शब्दों से अपनी बात को कह पाओ? क्या जरूरी है कि हम अपनी बात को कहने के लिए उन कठिन से कठिन शब्दों का उपयोग करें जो श्रोताओं के समझ में ना आ पाए, या उस भाषा के, उस बात के अर्थ को बिगाड़ कर रख दें, और वो सिर्फ इसलिए कि हम अपनी भाषा में कुछ चमत्कार ला सके, हम अपना प्रभाव या अपना पांडित्य दिखा सके, अपनी विद्वत्ता दिखा सके? नहीं, कवि का कहने का अर्थ ये है कि आपको विद्वत्ता दिखाने के लिए बहुत स्थान है जहां आप अपनी विद्वत्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी बात रखने के लिए, अपनी कविता रचने के लिए, अपनी जो भी रचनाएं आप रचते हैं उन सब के लिए आपको भाषा को सहूलियत से बरतना सीखना होगा। यदि आप भाषा को सहूलियत से नहीं बरतते हैं तो भाषा के जाल में ऐसे फंसेंगे कि भाषा फिर आपसे खेलने लगेगी और आप प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कथ्य और माध्यम का द्वंद्व है। कथ्य और माध्यम क्या? कथ्य मतलब के जो बात कहनी है वो, और माध्यम मतलब जिस तरीके से कहनी है। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की सहायता करें। माध्यम वैसा हो, शब्द वो हो कि जो बात के लिए उपयोगी हो, और बात इस माध्यम तक ऐसे जाए, इस तरह के शब्दों से पाठकों तक पहुंचे कि वो उनके मन पर प्रभाव डाले और ऐसा असर डाले कि उन्हें अपना मुरीद बना ले।
आशा करता हूं समझ में आया होगा। और पुनः एक बात को दोहराता हूं कि यदि समझ में नहीं आया हो या कुछ भी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं या अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, कल फिर एक नए पाठ के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।